एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा का साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवाइस सबेटी क्वेश्चन जो कि 18 फरवरी 2022 को होने वाले साइंस के एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चनों का सोल्यूशन हम आप सभी को बताएंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन पिछले कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं और आपके भी 18 फरवरी 2022 को होने वाले साइंस के एग्जाम पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल हमारा कहता है प्लेटिनियम और सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। यानी प्लेटिनियम और सोना चांदी का उपयोग जो है वो गहना अर्थात आभूषण बनाने में करते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। आसान शब्दों में लिखिएगा, प्लेटिनियम सोना और चांदी कम अभिक्रियाशील धातु है। दूसरी ओर इसमें जंग नहीं लगता है, इसकी चमक हमेशा बनी रहती है। यही कारण है कि प्लेटिनियम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है ना। सिंपल, प्लेटिनियम सोना और चांदी जो है वो कम अभिक्रियाशील धातु है, इसमें जंग भी नहीं लगता है और इसकी चमक सदा के लिए बनी रहती है। यही कारण है कि प्लेटिनियम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि साबुन और अपमार्जक में प्रमुख अंतर लिखिए। आसान शब्दों में लिखिएगा कि साबुन और अपमार्जक में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। उसके बाद में रोमन नंबर 1 में आपको लिखना होगा कि साबुन में कार्बोक्सी अम्ल की लंबी श्रृंखला वाला सोडियम लवण होता है, जबकि अपमार्जक में बात की जाए तो अपमार्जक में लंबी श्रृंखला का बेंजीन सल्फोनिक अम्ल वाला सोडियम लवण होते हैं। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखेंगे आप कि साबुन कठोर जल में सफाई के लिए उपयुक्त नहीं है, किंतु अपमार्जक जो है वो कठोर जल में भी सफाई के लिए उपयुक्त है। रोमन नंबर 3 में लिखेंगे आप कि साबुन वनस्पति तेल के माध्यम से बनाया जाता है, जबकि अपमार्जक की बात की जाए तो अपमार्जक पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन के द्वारा बनाए जाते हैं। रोमन नंबर 4 में लिखिएगा कि साबुन से जल प्रदूषण कम होता है, तो वहीं पे अपमार्जक की बात की जाए तो अपमार्जक से जल प्रदूषण काफ़ी ही ज़्यादा होता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि एक अच्छे साबुन की विशेषताओं को बताइए। एक अच्छे साबुन में कौन कौन से विशेषता है, वहीं आप सभी को इस क्वेश्चन के माध्यम से लिखना होगा। आसान शब्दों में लिखिएगा, एक अच्छे साबुन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 1 में लिखेंगे कि एक अच्छा साबुन अल्कोहल में विलय होता है। यानी एक अच्छा साबुन को अल्कोहल के यदि घोल में डाला जाता है ना तो विलय हो जाता है। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा, अच्छे साबुन में 10% से ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। अच्छे साबुन का प्रयोग करते समय चटकना नहीं चाहिए, यानी टूटना नहीं चाहिए। अच्छे साबुन क्षार मुक्त उपस्थित नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे इस प्रकार से लिख दीजिएगा। अगला सवाल कहता है एस्टर का उपयोग बताइए। दोस्तों, एस्टर का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है। आसान शब्द में लिखेंगे आप कि एस्टर का प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। उसके बाद में रोमन नंबर 1 में लिखेंगे कि एस्टर का उपयोग 63 पेय पदार्थ में किया जाता है। एस्टर का उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। एस्टर का उपयोग मिठाई बनाने में किया जाता है। तो वहीं पे एस्टर का जो उपयोग है वह इत्र बनाने में भी किया जाता है। इसके बाद में अगला सवाल को देखिए कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबा कर रखा जाता है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऐसे सवाल पूरे 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो आसान शब्द में बता दीजिएगा कि सोडियम और पोटेशियम कमरे के समान ताप पर जलने लगता है। दूसरी ओर सोडियम और पोटेशियम केरोसिन तेल में विलय होता है और इसके साथ कोई अभिक्रिया भी नहीं करता है। यही कारण है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। आसान शब्द में जानिए, देखिए सोडियम और पोटेशियम का जो ज्वलन ताप है ये काफ़ी ही ज़्यादा निम्न होता है, काफ़ी ही ज़्यादा कम होता है, जिसके कारण वो कमरे के समान ताप पर ही जलने लगता है, उसमें आग पकड़ लेता है। दूसरी ओर सोडियम और पोटेशियम केरोसिन तेल में विलय होता है और साथ ही केरोसिन तेल के साथ कोई अभिक्रिया भी नहीं करता है। यही कारण है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा कहता है संक्षारण क्या है। दोस्तों, ऐसे सवाल भी मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो आसान शब्द बताइएगा कि धातु का संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें क्रियाशील धातु नमी युक्त हवा से अभिक्रिया करके अवांछित पदार्थों का निर्माण करता है। यह एक ऑक्सीकरण और करण अभिक्रिया भी कहा जाता है। अगला सवाल हमारा कहता है संक्षारण को रोकने के उपाय बताइए। ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए संक्षारण क्या है, आपने पिछले वाले क्वेश्चनों के माध्यम से जान चुके हैं। आइए अब जानते हैं संक्षारण को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं। आसान शब्द में लिखिएगा, संक्षारण रोकने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। उसके बाद में रोमन नंबर 1 में लिखना होगा कि धातु की सतह पर पेंट करना चाहिए। धातु की सतह पर एल्युमिनियम या जस्ता की परत चढ़ा देनी चाहिए।
धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित करके संक्षारण से बचाया जा सकता है। धातुओं के सतह पर ग्रीस या वार्निश की परत भी चढ़ा देनी चाहिए। और इसके बाद में अगला सवाल देखिए, अपरूपता क्या है, कार्बन के कितने अपरूप है। मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए आसान से बताइएगा कि जब कोई भी तत्व प्रकृति में विभुत भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है, इस घटना को ही अपरूपता कहते हैं। इसके ये जो रूप होते हैं यही अपरूप कहलाते हैं। दोस्तों कार्बन के जो अयस्क अपरूप होते हैं वो हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए भी काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हीरा के कार्बन के जो अपरूप होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। आइए जी अगला सवाल क्वेश्चन 23 को देखते हैं कि गर्म जल का टैंक बनाने के लिए तांबे का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन इस बात का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका क्या रीजन है। दोस्तों तांबा जल के साथ अभिक्रिया कर किसी भी परिस्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है। तांबा पानी के साथ यानी जल के साथ कोई भी स्थिति क्यों ना हो उसके साथ अभिक्रिया तो करता ही नहीं है, किंतु लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। यही कारण है कि गर्म जल का टैंक बनाने के लिए तांबे का प्रयोग तो किया जाता है, किंतु इस बात का उपयोग नहीं किया जाता है। हे दोस्तों अगला सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल हमारा कहता है कि अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। हे दोस्तों अम्ल और क्षार में प्रमुख अंतर निम्नलिखित होता है, जिसे आप सभी रोमन नंबर 1 में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है जबकि क्षार स्वाद में तीखा होता है। ठीक है जी, अम्ल का जो स्वाद होता है ना ये स्वाद में खट्टा होता है, तो क्षार का स्वाद में बात की जाए तो क्षार स्वाद में तीखा होता है यानी कड़वा होता है। रोमन नंबर 2 में लिखेंगे आप कि अम्ल नीले लिटमस पद को लाल कर देता है जबकि क्षार लाल लिटमस पद को नीला कर देता है। ऑब्जेक्टिव में यहीं से मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा गया था, यदि कोई विलयन लाल लिटमस पद को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः कितना होगा। तो याद रखिएगा कोई भी विलयन नीला को लाल करेगा तो क्या होगा, अम्ल होगा, और लाल को नीला करेगा तो क्षार होगा। अगला रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है जबकि क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। रोमन नंबर 4 में लिखेंगे आप कि अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है जबकि क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। रोमन नंबर 5 में लिखिएगा कि अम्ल मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है जबकि क्षार मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। आइए अगला सवाल 27 को देख लेते हैं। ऐसे सवाल भी मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। पीएच स्केल क्या है, ये क्वेश्चन भी आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसके द्वारा किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता मापी जाती है। इसका आविष्कार HP सुरेश महोदय ने किया था, जिस पर 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहते हैं। जब भी किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह विलयन अम्लीय कहलाता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय, और 7 होने पर वह विलयन उदासीन विलयन कहलाता है। किसी विलयन का पीएच मान -log/H+ होता है। इस प्रकार से आसान तरीके से पीएच स्केल के बारे में आप सभी लिख के आ सकते हैं। अगला सवाल देखिए, ज्वाला क्या है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल है। देखिए ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें कोई भी गैसीय पदार्थ जलता है, उसे ज्वाला कहते हैं। कोई ठोस द्रव ईंधन भी ज्वाला के साथ जल सकता है। अगला सवाल कहता है कि श्वसन एक मंद दहन है कैसे। ऐसे सवाल भी 2 नंबर में पूछे जाते हैं और ये सवाल ऑलरेडी मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा गया था। याद रखिएगा कि श्वसन में ली गई ऑक्सीजन कोशिकाओं में संचित ग्लूकोज के अणुओं का ऑक्सीकरण करते हैं, जिसके फलस्वरूप मंद गति से ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही कारण है कि श्वसन को एक मंद दहन भी कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिए कि श्वसन के दौरान ली गई ऑक्सीजन कोशिकाओं में संचित ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण ऑक्सीकरण करते हैं। इसी के फलस्वरूप मंद गति से ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही कारण है कि श्वसन को एक मंद दहन कहा जाता है। आइए अगला सवाल 30 को देख लेते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। दोस्तों वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु किसी यौगिक के लवण विलयन से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करके नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ध्यान दीजिए, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या करेगा कि किसी भी यौगिक के लवण या विलयन से कम अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर देगा, उससे क्या होगा कि एक नए यौगिक का निर्माण होगा। इसे ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे Fe+CuSO4 को देख लीजिए। Fe का मतलब फेरम यानी लोहा, CuSO4 का मतलब कॉपर सल्फेट। तो जब भी फेरम और कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फेरम क्या करता है कि Cu जो है वो कम अभिक्रियाशील धातु है फेरम से,
तो ये Cu को विस्थापित कर देता है, ये बन जाता है FeSO4 और प्लस में Cu हो जाता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि यह एक प्रतिस्थापन क्रिया है। अगला सवाल देखिए कि अभिकारक और उत्पाद में अंतर स्पष्ट कीजिए, या अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। दोस्तों अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले तमाम पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2Mg + O2 = 2MgO होता है। तो यहाँ पे अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो Mg है और ऑक्सीजन है। तो ये दोनों ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का संयोग करके दोनों यौगिकों को मिला करके बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे Mg + O2 अभिकारक हो जाएंगे, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड यह हो जाएंगे उत्पाद। अगला सवाल हमारा कहता है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये दोस्तों बता दीजिएगा कि जब कोई भी पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं जिसके मूल गुण अभिकारक के मूल गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को CuO + CO2 में तोड़ दिया जाता है, H2 + Cl2 को 2ACl में तोड़ दिया जाता है। ठीक है जी, जब भी कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं जिसके मूलगुण जो है अभिकारक के मूलगुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे C + O2 = CO2 बनते हैं, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण हो सकता है। अगला सवाल काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या कारण है कि दिया सलाई तिनके को तो जला देती है किंतु लकड़ी के गुटके को नहीं। यानी दिया का जो सलाई होता है, माचिस की तिल्ली होती है, ये तिनका खरपतवार को तो जला सकता है किंतु एक मोटे लकड़ी के गटके को नहीं जला पाता है। इसका क्या रीजन हो सकता है। आसान शब्द में बताइएगा कि तिनके का जो ज्वलन ताप होता है वो काफ़ी ही ज़्यादा निम्न होता है, जिससे दिया सलाई से ज्वलन ताप की प्राप्ति तो हो जाती है और वो आसानी तरीके से जलने लगता है, जबकि गुटके का ज्वलन ताप काफ़ी ही ज़्यादा उच्च होता है जिससे दिया जलाई से ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं हो पाती है। यही कारण है कि दिया सलाई तिनके को तो जला देती है किंतु लकड़ी के गुटके को नहीं। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 34 को देख लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि लोहा के प्रमुख भौतिक गुणों को लिखें। दोस्तों आसान शब्दों में लिखिएगा कि लोहा के प्रमुख भौतिक गुण निम्नलिखित है। ठीक है जी, लोहा के प्रमुख भौतिक गुण निम्नलिखित है। रोमन नंबर 1 में लिखिएगा शुद्ध लोहा मुलायम होता है जिसमें चांदी की चमक होती है। शुद्ध जो लोहा होता है काफ़ी ही ज़्यादा नर्म होता है, मुलायम होता है, जिसमें चांदी की प्रकार की चमक पाई जाती है। शुद्ध लोहा आघात वर्ग एवं तन्य होते हैं। शुद्ध लोहा विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक भी होते हैं। शुद्ध लोहा छोटे छोटे डोमेन से मिलकर बनाए जाते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है कि धातु के सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं। आसान शब्द में बताइएगा। धातु उनकी बढ़ती हुई क्रियाशीलता के आधार पर एक उदग्र स्तंभ में सजाया जाता है, इसे मिश्र धातु की सक्रियता श्रेणी भी कहा जाता है। फिर से सुनिए कि धातु की उसकी बढ़ती हुई क्रियाशीलता के आधार पर एक उदग्र स्तंभ में सजाया जाता है, इस धातु की सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। जैसे कैल्शियम का Ca, सोडियम का Na इत्यादि, ये सभी की सभी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। अगला सवाल कहता है हमारा धातु क्या है, इसके भौतिक गुणों को लिखिए। देखिए वे सभी पदार्थ जो विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, आघात वर्ग एवं तन्य होते हैं, उसे ही तो धातु कहते हैं। धातु के प्रमुख गुण क्या है कि धातु आघातवर्ध होते हैं, पहला गुण ये हो गया। धातु तन्य होते हैं, धातु विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होते हैं, अर्थात धातु में करंट आ सकता है और आग भी लग सकती है। उसके बाद धातु के गलनांक एवं क्वथनांक ऊंच होते हैं। अपवाद में सोडियम एक ऐसा धातु है जिसका क्वथनांक ऊंच नहीं होते हैं। अगला सवाल कहता है कि अयस्क क्या है। तो दोस्तों वे खनिज जिनमें कम खर्च पर आसानी से धातु प्राप्त किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। अर्थात सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। अयस्क कई प्रकार के होते हैं, जैसे सल्फाइड अयस्क हो गया, हाइलाइड अयस्क हो गया। इस प्रकार से सभी के सभी अयस्क का प्रमुख उदाहरण है। अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन 38 कहता है साधारण नमक का रासायनिक नाम, सूत्र, गुण एवं उपयोग लिखिए। दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, जिसका आणविक सूत्र NaCl होता है। Na के माने तो सोडियम, Cl का मतलब क्लोरीन यानी क्लोराइड। रोमन नंबर 1 में इसका गुण लिखिएगा कि साधारण नमक ठोस एवं रवेदार होता है। साधारण नमक में MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोरीन नामक अशुद्धियाँ पाई जाती है,
जिसके कारण वायु के नमी को अवशोषित कर लेता है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना 10वीं कक्षा के साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई सबेटी क्वेश्चन, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चनों का सलूशन हम आप सभी बताए हैं उस सभी के सभी क्वेश्चनों का आंसर आप सभी को याद हो गया होगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो ये दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।